नमस्कार दोस्तों, मैं के.एन. साहनी आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर हम लोग पढ़े थे इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग उस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल के से पहले देखिए इस चैप्टर के जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उन पर जरा गौर कीजिए। आपको जो मैंने बताया था कि अगर इंटरफियरिंग कंडीशन, जैसे कि इंटरफियरिंग ऐसे स्लिट्स लिए गए थे और यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है ऐसे दो तरंगों को चलने के कारण, इसको S1 S2 माना गया था। ये स्लिटों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी और स्क्रीन से स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी। तो दोस्तों इस सबके लिए बहुत सारे फार्मूले आपके पास थे। चलिए मान लेते हैं कि अगर इस स्लिट से चलने वाले ये दो तरंगे ऐसे चल रही हैं, दो वेव्स, इस वेव्स का एम्पलीट्यूड को A1 लिया जाए, इसके एम्पलीट्यूड को A2 लिया जाए और इसका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 ले ली जाए। ठीक है, तो इन सब केसेस के लिए हम लोग को ये पता है कि जो एम्पलीट्यूड था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, परिणामी आयाम, परिणामी आयाम या रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका फार्मूला हमने दिया था R² = A1² A2² प्लस 2A1 A2 इंटू cos फाई। फाई जो है फेज डिफरेंस है, इनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो है फाई, फेज डिफरेंस है इनके बीच। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला था दोस्तों, इंटेंसिटी थी I = I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 इंटू cos फाई। ठीक है, तो ये आयाम यानी एम्पलीट्यूड और ये तीव्रता, इंटेंसिटी में तीव्रता, ये दोनों फार्मूले हमारे पास थे। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन में आपको याद होगा कि फार्मूला बताया गया था आपको कि cos फाई जो है मतलब I मैक्सिमम होना चाहिए और I मैक्सिमम होने के लिए cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए। cos फाई मैक्सिमम के लिए इसकी वैल्यू +1 होनी चाहिए। तो ये सब समझाते हुए आपको मैंने फार्मूले में दिया था 2m पाई, फाई की वैल्यू 2m पाई थी, लेकिन ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है और इसी में पाथ डिफरेंस भी मैंने निकाला था, आपको याद होगा। पाथ डिफरेंस जो x की वैल्यू थी 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई ऐसे था। तो ये फाई की वैल्यू आप अगर भर दोगे तो लैम्डा ये पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। इसको हम लोग डेल्टा x से डिनोट करते हैं, वैसे डेल्टा x मैंने लिखा हुआ है। और अगर ये 2m पाई आप भरोगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, ये m लैम्डा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये x की वैल्यू m लैम्डा हो जाएगी दोस्तों। ये और इसका मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस 2m पाई अब पाथ डिफरेंस m लैम्डा, ये संपोषी व्यतिकरण के कंडीशन में होगा। और इसी तरह से फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण जब होगा, विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, फाई की वैल्यू 2m - 1 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस -1 मीन्स
cos फाई -1 1 पाई 3 पाई। वन रखेंगे 3 पाई 5 पाई। हाँ ठीक है, ये फाई की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और फाई की वैल्यू अगर इतनी है, ये फेज डिफरेंस है, और पाथ डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो फिर से यही वैल्यू भरेंगे हम लोग इसमें। तो यम के जगह 2m-1, और ये पाई से पाई कैंसिल होगा, 2m-1 λ/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन में पाथ डिफरेंस यानी फेज डिफरेंस यानी कलांतर, पाथ डिफरेंस यानी पथांतर, ये सारे फार्मूले मैंने उस समय भी समझाया था कि ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये सारे फार्मूले आप कहीं कलेक्ट करोगे। कंस्ट्रक्टिव के केस में ये फाई की वैल्यू आपके पास 2m पाई है, और x की वैल्यू m लैम्डा, ये फॉर कंस्ट्रक्टिव है। और डिस्ट्रक्टिव के केस में ये आ जाएगा 2m-1 पाई, और x की वैल्यू 2m-1 इंटू λ/2। ये डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है ये। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? अब ये सारे फार्मूले आप साइड में रख लो, और ये फार्मूले भी आपके पास होने चाहिए, आर और आई की वैल्यू इतने। और जो फ्रिंज विड्थ था उसका भी फार्मूला आपको पता है, फ्रिंज विड्थ W हम लोग या बीटा लिए थे, इसी को हम W से भी डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ को W लोगे कैपिटल D λ/d, ये भी फार्मूला आपको फ्रिंज विड्थ का केस था। ठीक है ना, तो ये सारे फार्मूले, और आपको एंगुलर विड्थ आपको याद होगा कि स्मॉल λ/d था, एंगुलर विड्थ है ये। ठीक है ना, तो ये सारे फार्मूले आप कवर अप रखोगे, तब हम लोग जल्दी जल्दी आप चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि लिखने के लिए टाइम हमको कम मिलेगा, बस पढ़ते समझाते आपको मैं चला जाऊंगा। कुछ अच्छे टॉपिक मैं ले रहा हूँ समझाने के लिए ही आपको। देखिए, अब यहाँ पे इतने सारे कलेक्शंस आपके पास अगर हैं चैप्टर से रिलेटेड, मैंने पहले बोल दिया 1 2 3 4 5 6, ये 6 फार्मूले बड़े ही मजेदार फार्मूले हैं, जो कि ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपको याद होगा कि आई मैक्स, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, ये भी हमने निकाला था। आई मैक्स, आई मिन का भी फार्मूला, ये सारे फार्मूले आपके पास होने चाहिए। आई मैक्स अगर आप देखोगे तो आई मैक्स की वैल्यू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर था, और आई मिन की वैल्यू जो थी √I1 डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर था। इसी तरह से ए मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो था वो A1 प्लस A2, और आर मिनिमम जो था A1 डिफरेंस A2, ये भी आपके पास होने चाहिए। ये पूरा फार्मूले का कलेक्शन है, आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर फील करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूं। अब जरा देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। और कोई आपको प्रॉब्लम हो दोस्तों, वीडियो बैक करके आप देख सकते हो, देख करके उसमें जो डाउट हो वो क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन सबसे पहले एक मैं ले रहा हूं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है। तीव्रताओं का अनुपात मीन्स इंटेंसिटीज, रेशियोज ऑफ इंटेंसिटी। I1 रेशियो I2 दे रखा है 25:16, ये दोस्तों दिया हुआ I1 संबंध है I2 का मान, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। यदि इतना वैल्यू दे दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है कि A1 A2 का जो रेशियो होगा ये क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं।
मतलब दो तरंगे जो चल रही हैं, ये I1 और I2 में रिलेशन दिया हुआ है, तो A1 और A2 में रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन इन बिटवीन एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में ये जान लो I1 संबंध है I2 दिया है, A1 संबंध है A2, लेकिन आप ये जानते हो कि I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, याद है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप लेके आगे चलोगे तो हम इसी को कह सकते हैं कि अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन है तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो I1 अपान I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। देखो कैसे फार्मूले को फेवर में आप कन्वर्ट करते हो, ये रिलेशन आपको पता है तो इसको कैसे हमने अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन है तो ये सेम I1 अपान I2 इज इक्वल टू A1 अपान A2 का स्क्वायर, ऐसे कन्वर्ट कर लो। इसके बाद देखो I1 अपान I2 की वैल्यू आपको दे रखा है तो यहाँ भर दो, 25/16 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर, और तब A1 टू AC स्क्वायर आ जाएगा तो ये 5/4 आ जाएगा A1 अपान A2, और लास्ट में तब आंसर कैसे लिखोगे, A1 संबंध है A2 इज इक्वल टू 5/4। ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हो ना कैसे निकाला गया, पहले आप इसको ध्यान से देख लो, ये हमको हमारा हेल्प ये करेगा कैसे फार्मूले को अपने फेवर में कन्वर्ट करते हैं, ये दिखाया गया। इसी में दोस्तों एक और क्वेश्चन किया गया है, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण उत्पन्न करते तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्र, तो आई मैक्स आई मिन पूछ रहा है। अगर हमारे पास ये हो चुका है तो इनका आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो, आपको अभी भी मैंने बताया फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आई मैक्स अपान आई मिन। तो आई मैक्स अपान आई मिन आपको याद होगा कि यहाँ फार्मूला मैंने लिखा वैसे आपको याद भी होना चाहिए, आई मैक्स अपान आई मिन का जो रेशियो होता है, आई मैक्सिमम जो होती है वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिन जो होता है √I1 डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब चक्कर ये फंस गया कि हमको I1 I2 की वैल्यू नहीं दी गई है, बल्कि I1 I2 का रेशियो दिया हुआ है। I1 I2 की डायरेक्ट वैल्यू न दे करके I1 I2 का रेशियो आपको दिया हुआ है, तब क्या करोगे, कंडीशन यहाँ पे आप ऐसे जगह पे कैसे अपने को बैलेंस करोगे, जरा देखो। बहुत अच्छा टेक्निक आपको बता रहे हैं, वैसे बहुत बार बता चुके हैं आप, वीडियो अगर मेरा देख रहे हो कंटिन्यू तो आप अब तक अभ्यस्त हो चुके होंगे कि ये I1 I2 दिया है, लेकिन हमको I1 I2 की वैल्यू अगर चाहिए तो एक ट्रिक है दोस्तों। देखो कभी भी याद रखना कि अगर I1 रेशियो I2 यहाँ पे दिया हुआ है 25:16, तो मैं अगर चाहूं तो I1 इज इक्वल टू 25, यहाँ कोई भी मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा मत करो क्योंकि थोड़ा सा अलग फीलिंग होगा। चलो हम यहाँ पे यम कर लेते हैं, यम कर लेते हैं, ठीक है। I1 इज इक्वल टू 25 यम, तो आप जानते हो I2 इज इक्वल टू 16 यम कर दो। ये दोस्तों बोला जाता है रेशियो ब्रेक करना, और रेशियो ब्रेक करने का सबसे अच्छा उपाय है कि इन दोनों में किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यू मल्टीप्लायर ले लो, इसको हम लोग न्यू मल्टीप्लायर बोलते हैं। कोई भी मल्टीप्लायर ले सकते हो, बस दोनों में मल्टीप्लाइड होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना। तो ये ब्रेक हो गया रेशियो, और रेशियो ब्रेक हो गया तब आप इसमें फिलअप कर दो। तो अब जरा चलते हैं, 25 यहाँ पे यम भरेंगे, ठीक है ना। देखो I1 की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ 25 यम, और IT की वैल्यू 16 यम अपान, और नीचे फिर यहाँ 25 यम डिफरेंस 16 यम, सब रूट में है, अब पूरे का स्क्वायर है ना भाई, दोनों पे स्क्वायर, इकट्ठा मैंने स्क्वायर बैठा दिया। अब आपका काम बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का फायदा आप जानते हो क्या होगा, देखो ये √25 को 5 रूट यम कर सकते हो, ये 4 रूट यम है, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 9 रूट यम का स्क्वायर आ गया ना, ये ऊपर का है 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, 5 4 9, ऊपर 9 आ गया, और नीचे 5 में से 4 गया 1 आएगा, 1√यम का स्क्वायर कितना आ गया 81/1, आंसर आ गया। आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो हो गया 81/1, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करना है आपको मैंने एक दो अच्छे चीज बताया। रेशियो ब्रेक करना, रेशियो अगर आई और ए में रिलेशन दिया हुआ तो उसको अपने फेवर में कैसे फार्मूलों को कन्वर्ट करोगे, ये सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं भाई। वीडियोज में बहुत सारे क्वेश्चन ढेर सारे नहीं बताए जा सकते, बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों अनलिमिटेड होता है, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती।
कुछ क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जिससे आपको हेल्प मिले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन अब ध्यान दीजिएगा कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है कि हाँ, एक क्वेश्चन देखो दिया है कि अगर समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयामों में 5 संबंध 3 का अनुपात है, यानी कि एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया A1:A2 = 5:3 है, तो हमको निकालना है कि आई मैक्स संबंध है आई मिन, ये क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? इफ यू हैव गिवन द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड देन you will be find I max upon I min is equal to what, ये क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है और ये I max I min की वैल्यू पूछ रहा है। चलो क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप, याद होगा वीडियो अगर मेरा देखे होगे तो उसमें I और एम्पलीट्यूड में भी मैंने रेशियो लिखा था, समझ में आ रहा है। चलो एक फार्मूला पहले चेक करते हैं। देखो आई मैक्स बटे आई मिन, आपको याद होगा मैंने अभी अभी जो फार्मूला बताया √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर बाई √I1 डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर, याद है। इसी को एम्पलीट्यूड में अगर कन्वर्ट करना है क्या करोगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड आई जो होता है प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, आपको याद है ना। तो हम आई के जगह पे अगर मान लेते हैं कि के ए स्क्वायर भर दें, जहां जहां आई है के ए स्क्वायर कर दें, तो जान दो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो कन्वर्ट होकर के आ जाएगा ए स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यानी कि आई मैक्स आई मिन में अगर इंटेंसिटी का ये रेशियो शो करता है तो ये एम्पलीट्यूड का रेशियो ऐसे आ जाएगा। कहां से आएगा, I1 I2, जैसे I1 के जगह क्या भरोगे कि के A1 स्क्वायर, यहाँ पे के A2 स्क्वायर, तो A1 A2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के ऊपर नीचे कटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको ये मिल जाएगा। अब ज्यादा देखो, अब आपको काम इजी हो गया ना। A1 A2 दिया हुआ, मैंने अभी बोला आपसे कि इसको ब्रेक करने का इजी मेथड क्या है, इसको ब्रेक करना है। या एक और तरीका देखो मैं बता रहा हूं, अभी तो आप चाहो तो एक तरीके से लगा सकते हो, A1 के जगह आप चाहो तो 5K लिख दो, यहाँ 5K और यहाँ पे 3K और यहाँ 5K माइनस 3K, स्क्वायर है बने रहने दो। तो K से K तो कॉमन लेके कैंसिल कर देना, 5 3 8 2 का होल स्क्वायर 4 यानी 16/1 आ जाएगा, आंसर हो गया आपका ना। आई मैक्स अपन आई मीन 16:1 हो गया, हो गया ना। लेकिन आप चाहो इसी को एक और तरीके से लगा सकते हो। आपको दिया हुआ है A1 अपान A2 इज इक्वल टू 5/3। आप जानते हो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल जानते हो, योगांतरानुपात जिसको हिंदी में कहते हैं। क्या होता है, A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 इज इक्वल टू यहाँ 5 प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 3, तो 8 अपान 2 इज इक्वल टू 4/1। तो A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 4/1 यहाँ भर दो, यहाँ पे डायरेक्ट 4/1 का स्क्वायर कर दो, मिल जाएगा 16/1। देख रहे हो ना। तो ये इस टाइप के रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे इसमें इधर उधर करना है, सबसे मजेदार ये फार्मूला है, दोनों रेशियो आपको बता देगा। एम्पलीट्यूड के साथ भी आई मैक्स आई मिन और इंटेंसिटी के साथ भी आई मैक्स आई मिन, ये दोनों बता देगा। तो ये फार्मूला आप अगर अपने दिमाग में रखोगे तो बड़े काम का फार्मूला होगा, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन अब आप हैंडल कर सकते हो दोस्तों, आई होप। चलो आगे चलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन है, बस 1 मार्क्स क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप संभलोगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, लेकिन जो ट्रिक मैंने बताया उसको अच्छे से फॉलो करोगे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ देखो अब एक थोड़ा सा
डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दोगे। एक क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लेने पर मतलब कि जो लैम्डा की जो वैल्यू, ये क्वेश्चन थर्ड है, लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम है। ये पहला कंडीशन है। ये मैं पूरे क्वेश्चन को समराइज कर रहा हूं पहले। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। कह रहा है कि शुरुआत में जब लैम्डा की वैल्यू हमने 4000 एंगस्ट्रॉम लिया हुआ है तो 2 मीटर दूर स्थित पर्दे पर, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर दिया हुआ है। लैम्डा, ये इसको लैम्डा 1 मान लीजिए, और कैपिटल डी की जो वैल्यू है 2.0 मीटर है। ठीक है। अच्छा, एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 mm है, यानी कि W की वैल्यू 0.6 mm है। जब पहला 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करते हुए पर्दे की दूरी इतनी है तो फ्रिंज की चौड़ाई इतनी है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बोला है, लेकिन कोई फर्क नहीं, अदीप्त भी कहे कोई दिक्कत नहीं। तो W की वैल्यू इतनी होगी पहले कंडीशन में। लेकिन दोस्तों अब ये पूछ रहा है कि यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबा दिया जाए, पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक द्रव में डुबा दिया जाए, और तब पूछ रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। अब यहीं पे क्वेश्चन होगा मजेदार। पूरी बात फिर से सुन लीजिए। इसमें यह कह रहा है, जैसे मान लो इसमें एक प्रकाश प्रयोग में लाया गया है जिसमें उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 2 मीटर है। तो कह रहा है कि जो फ्रिंज की चौड़ाई, यहाँ फ्रिंज जो बनेगा, फ्रिंज की विड्थ जो है वो 0.6 mm है। लेकिन कह रहा है पूरा का पूरा उपकरण ले जाकर के एक ऐसे लिक्विड में इम्पोल्ट कर दिया गया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यानी कि अब अगर n की वैल्यू 1.5 आ जाए, और तब पूछ रहा है कि W की वैल्यू क्या होगी, यानी W2 हमको नहीं पता, ये W1 है। तो D की वैल्यू तो दोस्तों कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पर्दे के बीच की दूरी जो पहले थे डुबाओगे तो वो तो घट बढ़ जाएगा नहीं, तो कैपिटल D फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अब देखा जाए, इसमें कह रहा है कि तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। अब आपको पहले ये बात समझनी पड़ेगी। आप जानते हो कि जब प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो क्या क्या चेंज होता है पता है? लैम्डा बदल जाएगा, उसकी स्पीड बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि n, या इसको हम न्यू बोलते हैं, ये नहीं चेंज होती है। याद आ रहा है ना? क्योंकि पूरे उपकरण को, पूरे इंस्ट्रूमेंट को ले जा करके किसी लिक्विड में इम्पोर्ट कर दिया गया, और तब पूछ रहा है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी। पहले तो ये दिमाग में रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ऐसा आ सकता है कि जब पूरे इक्विपमेंट को ले जाके कहीं इम्पोज किया जाता है तो आपको सोचना चाहिए कि वही लाइट सब कुछ है वो किसी अदर मीडियम में चली गई, तो अदर मीडियम में जाने पे चेंज क्या क्या होगा। और ध्यान रखिए, ये लैम्डा और भी चेंज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब अब ये वेवलेंथ बदल गया, और ये वेवलेंथ मुझे नहीं पता कि कितना होगा। आपके लिए पहली मुसीबत की ये है, ठीक है ना? डी नहीं बदलेगा, अब चौड़ाई क्या होगा, W2 बदलेगा, तो हमको निकालना है। क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया? लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अब जरा देखो मेरी बात। अच्छा ये बताओ कि पहले केस को, इसको इधर देखो, उसको छोड़ दो, पहले इधर देखो। इसके कंडीशन में आप हमको ये बता दो कि अगर इसकी चौड़ाई का फार्मूला लगाओगे, फ्रिंज की चौड़ाई, तो फार्मूला होता है कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। याद आ रहा है? कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d याद आ रहा है? फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की विड्थ इतनी होती है। अच्छा, अब इसमें जाओगे तो आपको याद होगा कि अगर ये W1 है, अगर मेन फार्मूला होता है W इक्वल टू D लैम्डा बाई d, लेकिन बदल क्या रहा है? कैपिटल D नहीं बदल रहा है, स्मॉल d नहीं बदल रहा है। बदल रहा है? नहीं ना, स्मॉल d भी नहीं। भाई पूरा इम्पोज करोगे तो ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा, ये अनचेंज रहेगा। तो अब यही फार्मूला हमारे फेवर में कैसे आएगा? इसका मतलब W इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये हमारे अपने फायदे के लिए,
क्योंकि dd कांस्टेंट हो गया तो w और लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया। और ये तय है कि जब आप इम्पोज करोगे तो इसका मतलब है कि अब लैम्डा अगर बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा तो फ्रिंज विड्थ घटेगा। यानी कि इम्पोज करने पर अब लैम्डा पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। तो ये मालूम होना चाहिए कि इम्पोज करने पे वेवलेंथ घटता है कि बढ़ता है। जब कोई लाइट रे किसी मीडियम में एंटर करती है, जैसे एयर से किसी वाटर में आप एंटर करा रहे हो, तो उसका वेवलेंथ घटेगा कि बढ़ेगा। और अगर पीछे का सब वीडियो मेरा देखे हो ढंग से, तो एक जगह मैंने बताया है कि लैम्डा डैश की जो वैल्यू है वो लैम्डा बाई n होती है। ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा जो है घट जाता है। ये नया लैम्डा है और ये एयर है, तो इसका n टाइम्स वो घट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये एयर में है लैम्डा, तो लैम्डा डैश किसी मीडियम में इतना होता है, ये लैम्डा बाई n टाइम्स होता है, ठीक है ना। नया लैम्डा, लैम्डा क्योंकि घटेगा, ये तय है कि लैम्डा घट जाएगा। अच्छा, अब देखा जाए चलिए, तो अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसी फार्मूले को अपने फायदे के लिए आइए देखते हैं। अब हमको लिखना पड़ेगा W1 अपान W2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। और हमें दोस्तों निकालना है W2, तो W2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 इंटू W1। और ये फार्मूला अब हमारे फेवर में आ गया। जितना भी ये सारा डिस्क्रिप्शन था सबको मैंने समेट दिया है। और अब हमारी अगली टेंशन ये है कि लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 कैसे हैंडल करें, क्योंकि W1 की वैल्यू हमारे पास 0.6 mm ऑलरेडी मौजूद है। अब देखते रहोगे, समझते रहोगे क्या क्या कैसे चेंज हो रहा है। मेन में छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताया हूं, उस पर आप केयर करोगे। आपको दिक्कत कहाँ हो रही है, ये मेन पॉइंट है। लैम्डा बदल रहा है, लैम्डा बदलेगा तो अब लैम्डा 2 कैसे निकलेगा ये देखो। तो इस फार्मूले को चेक करो। अगर ये लैम्डा 1 एयर के लिए होता, लैम्डा 2 ये मीडियम के लिए होता, तो लैम्डा 2 को हम लैम्डा 1 बाई n रख सकते हैं कि नहीं, या लैम्डा 1 के जगह आप n लैम्डा 2 कर दो, दोनों बात सही है। तो अब आप देखो यहां ध्यान से, लैम्डा 2 को मैं लिखने जा रहा हूं, लैम्डा 2 को छोड़ दो, तो लैम्डा 2 को छोड़ोगे तो यहाँ पे n लैम्डा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा 2 सॉरी, लैम्डा 1 की जगह n लैम्डा 2 कर दो, लैम्डा 2 से लैम्डा 2 कैंसिल और ये W1। तो दोस्तों W2 की जो वैल्यू आएगी W1 अपॉन n हो जाएगा। इसका मतलब इसको भी चाहो तो बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूले की तरह आप कवर कर सकते हो। ये डायरेक्ट फार्मूले की तरह कवर होगा, यानी कि किसी भी जैसे कि ये इंटरफियरिंग इक्विपमेंट है, इंटरफेरेंस इक्विपमेंट है, पूरे सिस्टम को जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे ही आप डुबाओगे, इम्पोज करोगे, तो पूछेगा कि फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी बढ़ेगी क्या होगी। देखो कैसे कैसे पॉइंट को आप डिस्कसिव मोड में लेके आओगे। पहली बात, इम्पोज करोगे तो सोचो कि उसका क्या क्या चेंज होगा। लैम्डा चेंज हो गया, लैम्डा अगर चेंज हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी उसके प्रोपोर्शनल है, तो विड्थ भी घटेगा। पहुंचे एक क्वेश्चन पे ना, कि डुबाओगे तो फ्रिंज विड्थ जो है वो घट जाएगा, ये बता रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ घट जाएगा, कितना घटेगा अगर ये पता करना है तो डायरेक्ट ये फार्मूला दोस्तों याद रखना। ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल जो लैम्डा में रिलेशन होता है वही W में रिलेशन होता है, और अब बड़े आराम से इसका यूज कर सकते हो। 0.6 mm है और यहाँ 1.5 है, तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 6/15 mm या पे 0.4 mm, ये नया विड्थ हो जाएगा। मैंने फार्मूला आपको दे दिया, डायरेक्ट अब इसका यूज कर सकते हो। यानी कि ये घटेगा तो उसका डिवाइड कर दो n का, बस आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा।
तो ये इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन में, या कह लो आपका जब प्रैक्टिकल वगैरह होता है, कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, तो भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर के सामने हम लोगों ने फेस किया है, उसके दिमाग में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, वो पुटअप बहुत ज्यादा करता है। तो ये सब के लिए प्लीज बी रेडी। ठीक है, आशा है कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्योंकि मैं देखो क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आपको सर्च करके बता रहा हूं, जिससे आपको हेल्प मिले अदर क्वेश्चन में। ठीक है ना। और ये आशा मत रखिए कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाए, नहीं हो पाता। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जिसके हेल्प से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हाँ चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब 3 क्वेश्चन मैंने अभी लिया। चलो एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। हाँ दोस्तों देखो, एक और क्वेश्चन इसी पे है कि अगर यंग एक्सपेरिमेंट में येलो लाइट है, उसका 6000 एंगस्ट्रॉम है, येलो कलर है, येलो कलर लाइट है, उसका जो लैम्डा की वैल्यू है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसको भी देखो, क्वेश्चन को पहले आप शॉर्ट करो, क्वेश्चन को आप पहले शॉर्ट करके समझने के लिए अपने फेवर में लो क्वेश्चन को। इतना करने पर दृश्य क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई देती है। मतलब हमारा जो विजन रेंज है, जैसे हम अगर देख रहे हैं तो हमारे विजन रेंज में कुल 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। नंबर ऑफ फ्रिंज जो है 60 है। ये यन दोस्तों फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये नंबर ऑफ फ्रिंज है। ये अभी मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं। ये नंबर ऑफ फ्रिंज है 60, ठीक है। लेकिन अब दूसरे केस में कह रहा है कि यदि इसके जगह नीला प्रकाश प्रयोग कर दिया जाए, जहां लैम्डा 45 है, येलो और इंडिगो, इसका लैम्डा 4500 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, नीला प्रकाश लिया गया है। तो पूछ रहा है कि कितने फ्रिंज हमें दिखाई देंगे। इसमें नंबर ऑफ फ्रिंज बताना कितना दिखेगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ऐसे ये इंटरफेयरिंग इक्विपमेंट है, आपको स्क्रीन पे कुछ वो फ्रिंज दिख रहे हैं, तो फ्रिंज का जो नंबर ऑफ फ्रिंज जो है वो 60 फ्रिंजे दिखाई देते हैं। 60 फ्रिंजे दृष्टि क्षेत्र, मतलब हमारे पूरा आई रेंज में, हमारे आंख के रेंज में जितने फ्रिंज दिख रही है वो 60 फ्रिंजे हैं। तो कह रहा है उसके जगह अगर नीला रंग प्रयोग में लाएंगे तब कितने फ्रिंज, उसी रेंज में कितने फ्रिंजे दिखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके लिए चलो देखते हैं। एक काम पहले ये करो कि फ्रिंज, एक फ्रिंज का जो विड्थ होता है वो क्या होता है, कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। याद है, एक फ्रिंज का विड्थ इतना है, लेकिन आपको कितने फ्रिंजे दिख रहे हैं, 60 फ्रिंजे। तो 60 फ्रिंजे दिखेंगे तो पूरा रेंज कितना हो जाएगा, 60 का दोनों साइड में अगर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। बहुत ध्यान से देखना, एक फ्रिंज की चौड़ाई W है तो 60 फ्रिंजों की चौड़ाई 60 W, तो 60 का मैंने ऊपर नीचे गुणा कर लिया। तो अब पूरा दृष्टि क्षेत्र का रीजन 60 W के बराबर आ गया, यानी कि इतने के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि अगर ये वाला प्रयोग कर दिया जाए 4500 एंगस्ट्रॉम, तब ये एन डैश, मान लो कि अब नया फ्रिंज का नंबर है जो एन डैश हो गया, तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो अच्छा ये देखो कि ये जो पूरा दृष्टि विजन रेंज, इसको हम विजन रेंज अगर मान लेते, पूरा रेंज, ये रेंज एरिया है, वो कितना हो गया, 60 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक। अच्छा अब देखो प्रयोग जो हो रहा है केवल लैम्डा चेंज कर रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी तो नहीं ना बदल रहा है। कैपिटल डी स्मॉल डी पे कोई चेंज हुआ? तो फिर मैंने कहा हमारे फेवर में फार्मूला आ रहा है। कैसे, जरा देखो कि इस समय इसको अच्छा रहना, ये रेंज हमारा पूरा इतने का है। अच्छा अब जो नया रेंज बनेगा, इसके लिए नया रेंज अगर बनाना होगा तब क्या करेंगे, तब तो लिखेंगे ना एन डब्ल्यू डैश, एन डब्ल्यू डैश, और डब्ल्यू डैश का मान क्या होगा तब, कैपिटल डी लैम्डा डैश अपॉन स्मॉल डी। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि फ्रिंज का विड्थ पर तो लेकिन नीला तो अच्छा वो चेंज होगा, लैम्डा बदल रहा है ना, हाँ चेंज होगा। तो एन डब्ल्यू डैश मैंने कर दिया। अच्छा
अब यहाँ पे याद करो कि ये W डैश को अगर हम ये पूरा आप जो मान ले रहे हो, पूरा दृष्टि रीजन है ना, हमारा जो रेंज है पूरा 60 डी लैम्डा बाई डी है, तो आप यहाँ भर दो 60 कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, और इधर n कैपिटल डी लैम्डा डैश अपान स्मॉल डी। तो ये कैपिटल डी से और ये तो पूरा कैंसिल कर लो, और तब दोस्तों n की वैल्यू अगर निकालनी है कि कितनी फ्रिंजें दिखेंगी, और तब ये हो जाएगा 60 लैम्डा अपान लैम्डा डैश। देखे ये पूरा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? डाउट कहीं फिर से देख लो अच्छे से। क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर एक इक्विपमेंट है, इंटरफेयरिंग इक्विपमेंट है, इसमें शुरू में येलो लाइट का यूज किया गया, जहां पे 6000 एंगस्ट्रॉम उसका वेवलेंथ है, तो हमें 60 फ्रिंजे दिख रही हैं हमारे आई रेंज में, आई रीजन में दिख रहा हमको 60 फ्रिंजे। तो कह रहा है जब इस प्रकाश का प्रयोग किया जाए तब कितनी फ्रिंजे दिखेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंज अब क्या होगा। तो पहले केस को मैंने ऐसे हैंडल किया हुआ है, हमारा जो दृष्टि रीजन है 60 का गुणा करके दोनों पक्षों में, क्योंकि 60 फ्रिंज, एक फ्रिंज की चौड़ाई इतनी, तो 60 फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, हमारा रीजन ये विजन रेंज हो गया। और इसी विजन रेंज में हमको देखना है, तो इसी विजन रेंज को अब हम यहां रख दिए। अब नंबर ऑफ फ्रिंज मुझे नहीं पता, ये लगा दिया गया, बस इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल जाओ। अब भरो यहाँ पे 60, और लैम्डा की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, दोनों ऊपर नीचे से नो चेंज, वैसे ही रहने देना 4500। चलो अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाओ, ये 2 नीचे 60, कितना आ गया 80 फ्रिंजे आपको दिखेंगे, समझ में आया। तो दृष्टि क्षेत्र यहाँ पे बस इस समझोगे, ये और ये लाइन ये ज्यादा यूजफुल है, इसको आप समझ जाओगे, बस ये बात समझ में आएगी कैसे लगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन 4th हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हुए, हाँ देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला कि यंग के ड्यूक स्लिट एक्सपेरिमेंट में लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एकवर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, तीव्रता के है। फिर वहां पे देखो फर्स्ट सेकंड कंडीशन आ गया। पहले केस में ये बोल रहा है कि यदि एक वर्णीय, यानी कि ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया गया है, ठीक है ना, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया गया है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, फिर हमारे पास 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन में करा जब लैम्डा का प्रयोग किया गया, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ है वो लैम्डा यूज किया गया है, और यहाँ पे जो पथांतर है यानी कि पाथ डिफरेंस x की वैल्यू, अच्छा यही पथांतर ही लैम्डा है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य पथांतर भी लैम्डा है, इसका वेवलेंथ भी लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा दी गई है, और पथांतर यानी कि x1 इस समय पथांतर जो दिया गया है वो भी लैम्डा है, पाथ डिफरेंस। देखो ये जो लाइट यूज किया गया है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, और इस समय पाथ डिफरेंस दोनों में वो भी लैम्डा है, लैम्डा पाथ डिफरेंस है दोनों वेव के बीच का, ठीक है। तो इस समय प्रकाश की तीव्रता कैपिटल के है, इस समय इंटेंसिटी के है, आई की वैल्यू के मानी गई इस समय पहले केस में। अच्छा अब ये कह रहा है कि उस बिंदु पर तीव्रता बताइए जहां पथांतर, ये यानी कि अब नया पथांतर जो हो गया, यानी कि x2 की वैल्यू लैम्डा बाई 3 हो गई, और तब I की वैल्यू क्या होगी, यानी I2 क्या होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन, समझ में आया। तो इसका मतलब लैम्डा 1 यहां भी लैम्डा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये दोनों लैम्डा लैम्डा एक समान है, यानी कि दोनों का जो वेवलेंथ है वो इक्वल है, समझ में आ गया। तो ये इसको I2 मत मानिएगा, I डैश मान लीजिए,
ये नया पथांतर है तब उसकी तीव्रता कितनी होगी, डैश है, और इसको x1 माना x2, चलो इसको I2 ही मानना पड़ेगा, ठीक है, ये इसको हम I1 मान लेते हैं, I1 है, ठीक है। अच्छा, अब चलो ध्यान से देखो, नया वेवलेंथ इस कंडीशन में जो तीव्रता, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें क्योंकि इसको हमको आई डैश मानना पड़ेगा और इसको x, इसको डैश, क्योंकि x1 x2 करोगे तो ये दोनों के लिए अलग अलग डैश कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस इस पहले कंडीशन में, ये पाथ डिफरेंस दूसरे कंडीशन में, लैम्डा दोनों का सेम है, नो चेंज है। समझ में आ गया? फिर से बात सुनिए, आपका एक इक्विपमेंट है, इसमें जो लाइट यूज की गई है उसका वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। कह रहा है कि जब इनके बीच का पाथ डिफरेंस यानी पथांतर लैम्डा है, तब इसकी तीव्रता जो इंटेंसिटी बन रही है वो के है, और ये इंटेंसिटी ध्यान रखिएगा दीप्त फ्रिंज के लिए है, ब्राइट फ्रिंज के कंडीशन में है, ठीक है ना। और ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेंस निकल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें अंडरस्टूड है, एक पॉइंट जो अंडरस्टूड है क्या, इसमें तो पहले ये ध्यान रखो कि भाई इसमें दो तरंगे, दो वेव का ना इंटरफेरेंस हो रहा है, तो दो तरंगों का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसमें ध्यान रखना कि जो I1 है वो I2 के बराबर होगा, और इसी को I0 माना गया है। इट मीन्स कि जहां पे दीप्त फ्रिंज यानी कि ब्राइट फ्रिंज क्रिएट होगा, उस कंडीशन के लिए I1 दोनों की जो इंटेंसिटीज है वो इक्वल होगी, तब ये मैक्सिमम केस आपको मिलेगा, इसी को I0 कंसीडर कर लिया गया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि फार्मूला जो होता है I का वो कितना होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू cos फाई, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि ये दोनों इक्वल है, अब आप कहोगे सर आप इक्वल क्यों ले रहे हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट यही है कि दोस्तों, क्योंकि ये साफ बोल रहा है कि अगर लैम्डा दोनों के लिए कंडीशन इक्वल है, तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन का मतलब अलग अलग वेव्स के बारे में नहीं, बल्कि पूरा सिचुएशन चेंज हो रहा है। तो लैम्डा वही है, लेकिन केवल ये पूछ रहा है कि तीव्रताएं अलग अलग जगह पे कितनी होंगी, जैसे कि जब पथांतर लैम्डा है तब तीव्रता इतनी होगी, जब पथांतर इतना है तब तीव्रता कितनी। मेन कंडीशन इसमें है, पथांतर और इंटेंसिटी में कंडीशन है, यानी पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है, मेन हमको ये जानना है। और आप पहले तो ये जान जाओ कि आप जानते हो कि जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स होता है, ये फाई के जगह पे होता है, तो जरूरत पड़ने पे जहां फाई होगा हम चाहेंगे तो रख सकते हैं। और ये जो यक्स दिया यही पाथ डिफरेंस, एक्स की वैल्यू ये लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ है, यही यक्स यहाँ पे लैम्डा हो गया है, अभी समझ में आया ना। तो ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है। अच्छा, अब चलो जरा, तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि इसको इक्वल माना गया है, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इस कंडीशन के लिए मान लिया गया I0। और अब स्टार्ट होते हैं कि देखा जाए कि I की वैल्यू, अगर ये I1 I2 I0 कंसीडर किया गया है, तो पहले I की वैल्यू देखा जाए, तो ये यहाँ I0 सब I0 कर दो, तो ये 2I0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2I0 का स्क्वायर, तो ये भी I0 हो जाएगा, और यहाँ cos फाई होगी, तो 2I0 कॉमन लोगे आप, तो यहाँ 1 प्लस cos फाई होगा, और ये 2I0 1 प्लस cos फाई को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, फार्मूला होता है ना, 1 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4I0 एंड cos स्क्वायर 5/2। समझ में आ गया, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। अभी हमारे पास ये
पहला फार्मूला ये मिल गया। अब हम इसी को मॉडिफाई करें, बस इसी में मॉडिफिकेशन, जैसे कि पहले तो इसको आई को मॉडिफाई करके यहां तक पहुंचे हो, लेकिन अब मेन पॉइंट है, कह रहा है कि जब x की वैल्यू लैम्डा है तब i की वैल्यू k है। लेकिन अच्छा ये बताओ, जब x के जगह लैम्डा भरोगे तो फाई के जगह क्या मिलेगा? जब x की वैल्यू लैम्डा रखोगे तब फाई की वैल्यू क्या मिलेगी? कंडीशनल है ना। तो देखो, जब x की वैल्यू लैम्डा है तो फाई की वैल्यू क्या मिल रहा है? 2 पाई मिला ना, फाई की वैल्यू 2 पाई, और यही अगर इसमें भरोगे तब i मिलेगा ये 4i0, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर, 5/2 है तो यहाँ पे 5/2 कर दोगे तो ये पाई आ जाएगा ना, 5/2, भाई 2 पाई भरो ना, यहाँ पे 2 पाई भरो, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो पाई आ जाएगा। और कास पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 का स्क्वायर फिर +1 हो जाएगा, तो ये 4i0, यानी 4i0 को ही k कहा गया है। बात समझ में आ गई? पहले स्टेप में आप सवाल को समझिए, 2 कंडीशन का है, दूसरे स्टेप में आप इसकी वैल्यू कैसे ये मॉडिफाई किया गया है, तीसरे स्टेप में तब क्वेश्चन की यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। और मैंने i को यहाँ 4i0 निकाला, इसी को k कंसीडर कर लिया गया है, ठीक है। और अगर k कंसीडर कर लिया गया तो अब आ जाओ दूसरे कंडीशन। अब जब x की वैल्यू λ/3 होगी तब फिर i क्या होगा, अब आराम से निकाल सकते हो। देखो, अब देखो, जब x की वैल्यू λ/3 यहाँ, तो पहले 5 बताओ कितना होगा? x की वैल्यू λ/3 यहाँ भरो, λ/3 भरोगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 पाई/3 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। फिर से चेक कर लीजिए, गड़बड़ नहीं ना हो रहा है। यहां से λ/3 2 पाई, हाँ ठीक है, 5/2 पाई/3। अब यहाँ 2 पाई/3, 2 से 2, तो 2 से 2 कर देगा पाई/3, पाई/3 60 डिग्री आ जाएगा ना। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2 ना, cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। तो अब यहां से फिर देखो, i = 4i0, और यहां से cos स्क्वायर पाई/3, और ये 1/4 आ जाएगा, तो 4i0/4, इसको k बोले हो तो k/4 आ गया ना। तो वही बोल रहा है कि अगर शुरू में इसकी इंटेंसिटी k होगी, यानी कि जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वहां इंटेंसिटी k है, और जहां पाथ डिफरेंस λ/3 होगा वहां इंटेंसिटी क्या होगी वो मैंने निकाल दिया, k/4, 1/4 घट जाएगी, उसकी इंटेंसिटी 1/4 घट जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिसके अनुसार आप चैप्टर को हैंडल कर सकते हो। और अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस दोस्तों ले लेते हैं। कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जल्दी जल्दी लेंगे, थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन को हमें ज्यादा तवज्जो देना होगा। लेकिन मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कुछ लेंगे दोस्तों, लेकिन क्योंकि इसमें जितना भी मैंने बताया इसी के हेल्प से अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम को थोड़ा सा कम रखना था, लेकिन टाइम इसमें अक्सर ज़्यादा हो जाता है, और समय को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को हम यहाँ ब्लॉक करें। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से दूंगा जिसमें कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग हैंडल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अब तक आपने अगर देखा ध्यान से, आई होप कि आप कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जो दूंगा उसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।